चलो भाई समझ लेते हैं इंडिया में इलेक्शन का क्या सिस्टम है। वैसे तो इलेक्शन के नाम पे इंडिया में होता है बकैती, बट ये बात सीबीएसई वालों को कौन समझाए। काश वो भी हमारे से समझदार होते नहीं। तो देखो इंडिया में जनरली दो तरह का इलेक्शन होता है, एक ही लोकसभा, एक ही विधानसभा इलेक्शन। तो लोकसभा इलेक्शन में हम चुनते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को और विधानसभा इलेक्शन में चुनते हैं हम अपने चीफ मिनिस्टर को। और ये इलेक्शन जनरली 5 साल में एक बार होता है और इसी को कहते हैं भाई जनरल इलेक्शन। और अगर सपोज इन 5 सालों के बीच कोई लीडर मर जाता है या फिर उसका मन भर जाता है कि भाई अब हमसे ना हो पाएगा ये पॉलिटिक्स, तो फिर मजबूरन गवर्नमेंट को फिर से करवाना पड़ता है इलेक्शन और इसी को कहते हैं बाई इलेक्शन। और कभी कभी इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ दिया जाता है एग्जाम में, बट वो कभी कभी ही पूछ दिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंस दिया है, देख लेना तुम लोग। बाकी कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में बताना, मैं तो हमेशा एक्टिव रहता हूँ। तो इंडिया है एक बहुत बड़ा कंट्री और यहाँ में रहते भी लोग कई तरह के, और हर तरह के लोगों को किसी में इंटरेस्ट हो या ना हो, पॉलिटिक्स में थोड़ा जरूर इंटरेस्ट होता है। तो इसीलिए इंडिया ने फॉलो कर रखा है एरिया बेस्ड रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जहाँ हमने इंडिया को बांट दिया है छोटे छोटे एरियाज में, और जो एरिया में जो रहता है वो वहीं से इलेक्ट होता है और उसे वही एरिया के लोग वोट देते हैं। अब जैसे योगी जी मुझे जितना भी पसंद हो, मैं तो उन्हें जाके वोट दे नहीं पाऊंगा, मैं तो रहता हूँ नॉर्थ ईस्ट में। तो कुछ ऐसा होता है भाई, और इसी को कहते हैं इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज। अब देखो कंस्टिट्यूएंसीज को सीट से कंफ्यूजन मत कर लेना, दोनों एक ही चीज है, चाहे मैं कंस्टिट्यूएंसीज कहूँ या सीट्स कहूँ, बराबर बात है, ठीक है। तो लोकसभा इलेक्शन के अंदर में इंडिया को 543 कंस्टिट्यूएंसीज में बांटा हुआ है, यानी कि तुम उसे कह सकते हो 543 सीट्स में बांटा हुआ है। और जब कोई लोकसभा इलेक्शन जीतता है तो उसे हम कहते हैं एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जीतता है उसे हम कहते हैं एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और यही सेम प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है पंचायत और म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन पे। बस वहाँ डिफरेंस ये होता है कि हम वहाँ कंस्टिट्यूएंसीज के जगह में कहते हैं वार्ड्स। समझ में आ रहा है। अब उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी का। देखो इसको समझने के लिए तुम्हें समझना पड़ेगा इंडिया का थोड़ा हिस्ट्री। इंडिया का एक लंबा हिस्ट्री रहा है डिस्क्रिमिनेशन का, चाहे वो ब्रिटिशर्स के द्वारा हो, चाहे वो इस्लामिक इन्वेडर्स के द्वारा हो। और यही सारे डिस्क्रिमिनेशन के कारण काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनका सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाया। तो ये सारी चीज़ों को सही करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज का कंसेप्ट लाया है, जहाँ में क्या होता है कि इंडिया के अंदर में कोई भी एरिया जहाँ में एसटीज या एससीज का पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो वहाँ से जो लीडर चुना जाएगा वो एसटी या एससी ही होना चाहिए, अलग कोई कम्युनिटी से नहीं होगा वो, ठीक है। और इसीलिए लोकसभा के अंदर में 84 सीट्स रिजर्व है एससीज के लिए और 47 सीट्स रिजर्व है एसटीज के लिए। और एसटी एससी के अलावा भी वुमेन्स के साथ भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हुआ इंडिया के अंदर में, सही बताओ तो। ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1/3 जो सीट्स है इसे रिजर्व कर दिया गया है वुमेन्स के लिए इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। और उसके बाद आता है वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट क्या है? जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है वोट देने के लिए उसका जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसे कहते हैं वोटर लिस्ट। और बहुत इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में बार बार पूछता है कि वोटर लिस्ट का ऑफिशियल नाम क्या है, तो याद रखना वोटर लिस्ट का ऑफिशियल नाम है इलेक्टोरल रोल। इसके अंदर में जितने भी लोग 18 साल या उससे ज़्यादा होता है उन्हें वोटिंग का राइट होता है। और आई गेस तुम लोग 18 साल से अभी कम ही हो, तो जैसे ही तुम लोग 18 साल के होगे उसके बाद तुम लोग भी जाके वोटर लिस्ट पे अपना नाम रजिस्टर कर सकते हो और उसके बाद तुम लोग वहाँ जाके वोट भी दे सकते हो। और सही बताओ तो पहली बार वोट देने का क्या मज़ा है वो हमसे पूछो। और वोटर लिस्ट को हर 5 साल में एक बार अपडेट किया जाता है ताकि अगर कोई लोग एक जगह से दूसरा जगह शिफ्ट हो जाए या फिर कोई मर जाए तो उन लोगों का नाम डिलीट कर दे या चेंज कर ले, ठीक है। और उसके बाद आता है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। इसके अंदर में हम समझेंगे कि कौन कौन लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं। कोई भी इंसान जिसका नाम वोटर लिस्ट पे हो और उसका उम्र मिनिमम 25 ईयर्स हो और उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रिकॉर्ड ना हो तो वो लड़ सकता है इलेक्शन पे। अब देखो इलेक्शन लड़ने का 2 तरीका होता है, या तो तुम किसी पार्टी को ज्वाइन कर लो जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, या फिर तुम अपना एक खुद का पार्टी बना के भी लड़ सकते हो। और देखो अगर तुम लड़ना चाहते हो इलेक्शन तो तुम्हें 2 चीज़ करना पड़ेगा। पहला तो तुम्हें इलेक्शन लड़ने के लिए कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, और उसके बाद तुम्हें एक लीगल डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। मतलब तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हारा एजुकेशन कितना है, तुम्हारे पास कितना प्रॉपर्टीज है और क्या तुम्हारा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ताकि जनता को भी तो पता चले कि तुम कोई चूतिया तो नहीं हो।
वरना यार आम जनता वोट देके तुम्हें जिता देगा, फिर पता चला कि तुम एक चूतिया निकले, तो यार बुरा लगता है भाई, सही बताओ बहुत बुरा लगता है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक पॉलिटिकल कैंपेन। अब देखो इंडिया के अंदर में पॉलिटिकल कैंपेन नेक्स्ट लेवल में होता है, इसके बारे में मैं क्या ही बताओ, तुम लोग ही देख लो। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे। और उसके अलावा कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं इस चैप्टर में, कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन है उन्हें देख लेना तुम, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है उसे भी देख लेना। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी थोड़ा देख लेना। और चलो भाइयों जल्दी से समझ लेते हैं पोलिंग और काउंटिंग ऑफ वोट्स क्या है। तो देखो पोलिंग मतलब जिस दिन तुम इलेक्शन में वोट देने जाते हो उस दिन को कहते हैं पोलिंग या फिर इलेक्शन डे, ठीक है। और जब तुम वोट देने जाते हो तुम्हारे पास दो ऑप्शन होता है, एक होता है कि तुम वोट दे दो बैलेट पेपर पे, जो कि दिखने में कुछ ऐसा होता है। और सही बताओ तो इंडिया में ये आजकल इस्तेमाल नहीं होता है, इंडिया में हम यूज़ करते हैं ईवीएम का। अब इसका फुल फॉर्म तुम मुझे बताओगे कमेंट्स में। और उसके बाद है काउंटिंग ऑफ वोट। देखो ईवीएम में जैसे हम वोट डाल के आते हैं तो उसके 6 से 7 दिन के अंदर में काउंटिंग स्टार्ट होता है, और उसके बाद आता है रिजल्ट, जिसमें होता है किसी का जीत तो किसी का हार, जो जीता वो बाजीगर, जो हारा वो गांडू। आर यू कॉमेडी मी? और भाइयों इसी के साथ होता है इस वीडियो का सेकंड पार्ट खत्म। तो अगर तुम चाहते हो कि इसका तीसरा पार्ट बने तो प्लीज़ और प्लीज़ वीडियो को शेयर करो। तुम लोग देख ही पा रहे होगे वीडियोस में व्यू कितना कम आ रहा है यार, यूट्यूब से ना मुझे भरोसा उठ गया है। अगर वीडियोस में बुरा बनाता, व्यूज़ नहीं आता तो कुछ नहीं, बट मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी यार व्यूज़ नहीं आ रहे, तो यार कभी कभी बुरा लगता है सच में। तो यार तुम लोग थोड़ा शेयर करो, शायद इससे कुछ काम बन जाए, बस इतना ही उम्मीद रख रहा हूँ मैं तुमसे। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। बीत रही जवानी अब भी आस करता हूँ, फट चुकी है गांड अब उदास मरता हूँ। सोचता हूँ कि मैं भी तो इंसान जैसा हूँ, एक दिन मैं भी जी लूंगा आस करता हूँ।